अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है इंडिया स्पोर्ट्समैन में। समय के पहियों को और यादों की किताबों को पीछे धकेल करके देखें तो 80 के दशक में भारतीय क्रिकेट में एक ऐसे सितारे का उदय हुआ था जिसने भारत को सिखाया कि अटैकिंग क्रिकेट कैसे खेला जाता है। उन दिनों ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसे टीमें काफ़ी आक्रामक हो चुकी थी, लेकिन भारत अभी भी काफ़ी सुस्त क्रिकेट खेलता था। एकमात्र कपिल देव ही ऐसे खिलाड़ी थे जो थोड़े आक्रामक खेलते थे, लेकिन वो बल्लेबाजी में काफ़ी नीचे आया करते थे। फिर एक दिन एक दुबला पतला लड़का भारतीय क्रिकेट में दाखिल हुआ जिसका अंदाज ही सारी कहानी बयां कर देता था। खड़ा कॉलर, सफ़ेद हेलमेट और गले में लटकती ताबीज़ और कलाइयों का जादू। जब वो मैदान पे कदम रखता तो लगता था कि रनों का अब सैलाब आ जाएगा, और वो जब फील्डिंग करता था तो चीते जैसी छलांग लगाता हुआ हैरत अंगेज कारनामे करता था। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को जब कोई दूसरे बल्लेबाज छोड़ देते थे, लेकिन ये ऐसा खिलाड़ी था जो ऑफ स्टंप के गेंद को सीधा छड़ाड़ा सा छक्का लगाता था। मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारता था। विपक्षी टीम को चारों खाने चित कर देने का अंदाज ये लड़कों को काफ़ी अच्छा लगता था। हम बात कर रहे हैं पूर्व कप्तान, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की, जो 1.5 दशक से ज़्यादा समय तक गेंदबाजों की सरदर्द बना रहा। जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने कैरियर का आगाज़ किया था, वैसे कभी किसी खिलाड़ी का आगाज़ ना हुआ था, ना होगा। भविष्य के अंदर किसी खिलाड़ी के लिए कर पाना इतना आसान नहीं होगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पुरुष बली नहीं होता है, समय बलवान हो जाता है, और समय जब विपरीत होता है तो राजा को भी रंग बना देता है। यही हुआ मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ जो देश इस महान जैसे बल्लेबाज को भूल सा गया, जो उसके दामन पे लगी काली दाग, जो कि बाद में धुल तो गई लेकिन एक दाग सा छोड़ गई। तो आज हम मोहम्मद अजहरुद्दीन के जीवन के कई राज को खोलेंगे और साथ ही साथ जानेंगे जिसने इस महान जैसे खिलाड़ी के जीवन में एक दाग सा लगा दिया। चलिए हम मोहम्मद अजहरुद्दीन के प्रारंभिक जीवन और उनके जीवन की दास्तान जान लेते हैं, और भारतीय टीम में एंट्री का जान लेते हैं, कैसे उनका एंट्री हुआ। मोहम्मद अजहरुद्दीन का जन्म 8 फरवरी 1963 को हैदराबाद के अंदर हुआ। उनके पिता का नाम अजयुद्दीन और उनकी मम्मी का नाम यूसुफ सुल्ताना था। मोहम्मद अजहरुद्दीन की तालीम ऑल सैन हाई स्कूल से हुई थी। बचपन से ही मोहम्मद अजहरुद्दीन को क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी थी। उस दौरान अपने स्कूल में क्रिकेट काफ़ी खेलते थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन स्कूल के दिनों से ही काफ़ी अच्छे क्रिकेट खेलते थे। वो दाहिने हाथ के एक बेहतरीन बल्लेबाज थे और दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर भी थे, और उनका कैच लेने का स्टाइल जो था वो बाकी खिलाड़ियों से अलग करता था। अपने स्कूल में क्रिकेट खेलते खेलते एक दिन ऐसा आया, निज़ाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया और पार्ट टाइम जॉब के लिए एक बैंक में जॉब करना शुरू कर दिया। लेकिन मन में क्रिकेटर बनने के सपने हिलोरे मार रहे थे, और वो बैंक के जॉब के साथ साथ क्रिकेट भी खेलना जारी रखे। समय गुजरा और हालात बदलते गए, और ऊपर वाले की मेहरबानी से और भारतीय चयनकर्ताओं की नज़र इस होनहार बल्लेबाज के ऊपर पड़ गई, और मोहम्मद अजहर को उनके मेहनत का एक दिन फल मिलना शुरू हो गया। आखिर चमकते चांदनी कहाँ तक छुपने वाली थी, उसे एक ना एक दिन तो दुनिया को रोशन करना ही था। बात 1984 की है, जब इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत आई थी, और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट खेला गया, जिसने भारत ने आसानी से तो जीत लिया था 8 विकेट से, और दिल्ली में खेला गया टेस्ट उतनी ही आसानी से भारत हार गया, जिस पर के काफ़ी हंगामा भी हुआ था। और उसके बाद कोलकाता में तीसरे टेस्ट खेले जाने वाले थे, जिसमें कि कपिल देव को और बाहर कर दिया गया, जिसमें मौका मिल गया यंग मोहम्मद अजहरुद्दीन को। उसके बाद उस टीम में शामिल करने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ऐसा कारनामा किया जिसको कि दुनिया देखती रह गई, और उस टेस्ट में पहले ही टेस्ट में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 110 रन बना डाले। उसके बाद अगले ही टेस्ट जो कि चेन्नई में होने वाला था, उसमें 48 रन बना डाले। उसी टेस्ट के दूसरे पारी में 105 रन भी बना डाले। फिर उसके बाद वाले तीसरे टेस्ट जो अजहरुद्दीन का था, उसमें कानपुर में 112 रन बना डाले। उसके बाद पूरी दुनिया मोहम्मद अजहरुद्दीन की कायल हो गई, और टीम इंडिया में इतना बेहतरीन डेब्यू किसी खिलाड़ी का नहीं हुआ था। 3 टेस्ट में 3 शतक, आज भी उनका रिकॉर्ड मजबूत है। कई राजनेता और देश के माने जाने अभिनेता सब उनके इस महान बैटिंग के फ़ैन हो गए थे, और कई लोगों ने तो कहा था कि मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे बल्लेबाज दूसरे से उम्मीद करना ऐसी बैटिंग नहीं चाहिए, इनके सिवाय कोई नहीं ऐसी बैटिंग कर सकता। उनकी कलाई में ऐसा जादू था जो कि सबको हैरत अंगेज कर देता था। विश्वनाथ, ग्रेट चैपल जैसे लोगों से उनकी तुलना होने लगी थी। उनकी बल्लेबाजी से विपक्षी टीम में एक दहशत का माहौल पैदा होता था। विपक्षी टीम समझती थी कि जब उनका तावीज़ गले से बाहर लटकने लगती थी तो समझ जाते थे कि हम अब खतरे में हैं, और मोहम्मद अजहरुद्दीन इसी तरीके से शानदार बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे, और उनकी हर सीरीज़ में एक से एक शतक निकल रहे थे और हाफ शतक भी निकल रहे थे। उसके बाद ओडीआई क्रिकेट में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 62 गेंद में 100 रन बनाए थे, जो कि उस वक्त के क्रिकेट में 50 ओवर के मैच में सबसे तेज सैकड़ा हुआ करता था। उसके बाद साल 1990 में मोहम्मद अजहरुद्दीन को भारतीय क्रिकेट का कप्तान बना दिया गया था, और उनके नेतृत्व में टीम इंडिया का प्रदर्शन निखरता चला गया। और मोहम्मद अजहरुद्दीन के बाद सौरव गांगुली कप्तान बने, और उनसे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत के सबसे सफल कप्तान हुआ करते थे। 1996 में 74 गेंदों पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टेस्ट में शतक लगा दिया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने विश्व कप 4 विश्व कप खेले, और जिसमें 3 विश्व कप में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भारत का नेतृत्व किया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन का भारतीय क्रिकेट में काफ़ी अच्छा एक नाम और एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है। मोहम्मद अजहरुद्दीन का सर्वाधिक स्कोर 153 था। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 2 शादी की थी। पहली शादी प्रिंस से हुई थी, और दूसरी शादी बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिरानी से हुई थी। पहली पत्नी से मोहम्मद अजहरुद्दीन के 2 बेटे हुए थे। एक का नाम असद था और दूसरे का नाम अयाज था। मोहम्मद अजहरुद्दीन की पहली पत्नी नौरेन
से 9 साल के बाद उनका तलाक हो गया था। उसके बाद 1996 में मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने संगीता वीरानी से शादी कर ली थी। हालांकि 14 साल के बाद दोनों ने अपनी मर्जी से तलाक ले लिया था। मीडिया में काफ़ी अफवाहें फैलाई गई थी, लेकिन मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने इस अफवाहों का खंडन किया था। उन दिनों मोहम्मद अज़हरुद्दीन के ऊपर काफ़ी आलोचना भी हुई थी और मैच फिक्सिंग करने का भी आरोप लगा था और मोहम्मद अज़हरुद्दीन को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बैन भी कर दिया था। दरअसल इन दिनों ढाका में खेले गए मैच के वजह से एक विवाद पैदा हो गया था और उस मैच में मोहम्मद अज़हरुद्दीन एक आसान सा कैच देकर के आउट हो गए। इसलिए बोर्ड और आलोचना करने वाले की तरफ से एक इल्ज़ाम सा लग गया कि मोहम्मद अज़हरुद्दीन कहीं ये मैच फिक्सिंग तो नहीं किए हैं। हालांकि वो मैच भारत किसी तरीके से तो जीत गया, लेकिन मोहम्मद अज़हरुद्दीन के ऊपर एक दाग सा लग गया। भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज ये कह करके सबको चौंका दिया कि मैच फिक्सिंग था, इसलिए लोगों का विश्वास उस पे हो गया था। लेकिन एक दिन ऐसा आया 5 दिसंबर 2001 की तारीख ने अज़हर के ऊपर से इल्ज़ाम को हटा दिया। उसके बाद फिर से सीबीआई की जांच हुई और कई जांच में अज़हर को दोषी पाया गया। उसके बाद भारतीय क्रिकेट ने मोहम्मद अज़हरुद्दीन को पूरी तरह से बैन लगा दिया। उसके बाद मोहम्मद अज़हरुद्दीन बीसीसीआई की तरफ से लगाए गए इल्ज़ाम के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिए थे। उसके बाद आंध्र प्रदेश के कोर्ट ने मोहम्मद अज़हरुद्दीन के ऊपर लगाया गया सारे इल्ज़ाम को हटा दिया था। उसके बाद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि केस तो काफ़ी लंबा चला। उन्होंने कहा था कि 13 साल का समय मेरे लिए काफ़ी संघर्ष भरा रहा। अज़हरुद्दीन ने कहा कि कोर्ट ने हमको बरी तो कर दिया, लेकिन मेरे जीवन में एक दाग सा लग गया था। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और अब मोहम्मद अज़हरुद्दीन का क्रिकेट करियर खत्म हो चुका था और मोहम्मद अज़हरुद्दीन का करियर 99 टेस्ट तक ही सीमित कर रह गया था और उनका करियर में कभी दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर में भी शामिल नहीं हो पाया। उनका जीवन इसी प्रकार से खत्म हो गया, क्रिकेट जीवन। उसके बाद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने राजनीतिक में भी अपना जोर आजमाए और वो कांग्रेस की तरफ से सांसद भी बने थे। दोस्तों, ये थी मोहम्मद अज़हरुद्दीन की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं। मैं इसी तरीके का वीडियो लाता रहता हूं। जो भाई इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।